चलिए, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी बाकी लोग नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए भाई? बाकी लोग इतने ही लोग आएंगे क्या? मैसेज कर देती हूँ, एक बार जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। आप लोगों को कल मैंने क्या पढ़ाया था मुझे बताएंगे सभी एक साथ? क्या क्या पढ़ाया था भाई? क्या पढ़ाया था कल? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, बताइए फिर क्या पढ़ाया था। एक सेकंड रुकिएगा। सुहानी, मोबाइल बज रहा, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था बताइए भाई, भूल गए क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? Am I audible or not? इतना तो बोल मैम सकते आ हैं। रही आवाज। ज्ञान के सजेशंस लर्निंग पढ़ाई थी आपने, जिसमें सिंगल लर्निंग, सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशन, लाइक कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल एप्लीकेशंस, ये सब टॉपिक्स हमने क्लियर किए। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हमने कल टाइप ऑफ फीडबैक पढ़ा था और मुझे शायद किन्हीं ने पूछा था कि हिंदी में बता दीजिएगा क्या क्या होता है टाइप ऑफ फीडबैक के बारे में। तो टाइप ऑफ फीडबैक में हमने सबसे पहले पढ़ा था कन्फर्मेटरी फीडबैक, ठीक है, जिसको हिंदी में पुष्टिकारक प्रतिक्रिया बोलते हैं। फीडबैक मतलब होता है प्रतिक्रिया, कन्फर्मेटिव होता है पुष्टिकारक, मतलब कि शिक्षार्थी को सूचित करती है, टीचर को सूचित करती है कि, या फिर लर्नर को सूचित करती है कि वे चाहते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए था, मतलब कि करना चाहिए था, उसने किया या नहीं किया, ये उसको बताता है कन्फर्मेटरी फीडबैक कि जो चीज आपको करना था आपने किया। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने उसका आंसर लिखा, ठीक है, और वो आंसर आपको लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, वो कन्फर्मेटरी फीडबैक होता है। फिर मैं उसमें क्या करती हूँ, सुधारात्मक फीडबैक या फिर सुधारात्मक प्रतिक्रिया, जिसको हम करेक्टिव फीडबैक कहते हैं। उन जो भी आपने लिखा है, जो भी चीजें आपने उस कॉपी में लिखी है, उसके फीडबैक के बारे में, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज सटीक रूप से लिखी जा सकती है, वो आपको सूचित किया जाता है। इसको हम बोलते हैं करेक्टिव फीडबैक। पहले वाले में कंफर्म करना, सही है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन अगर सही नहीं है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिमीडियल फीडबैक मतलब होता है उपचारात्मक प्रतिक्रिया, जिसमें हम उपचार करते थे कि आप करेक्ट, गलती तो हो चुकी है, करेक्ट भी करते, कैसे उस गलती को ठीक करेंगे। तो लर्नर को खोजने के लिए एक सही दिशा प्रदान करते हैं, एक करेक्ट आंसर देने के लिए या सही जवाब ढूंढने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल फीडबैक या फिर उपचारात्मक फीडबैक प्रतिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका
इंफॉर्मेटिव फीडबैक जिसको हम सूचनात्मक प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लर्नर को सूचना प्रदान करती है, किसी चीज की जानकारी देती है कि आपने ये कर लिया था, अब ऐसी ऐसी जानकारी है इसके विषय में। नेक्स्ट आती है एनालिटिकल फीडबैक जिसको हम विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सुझाव प्रदान करते हैं और रिकमेंडेशन सिफारिशें देते हैं कि आप क्या क्या चीजें कर पाओगे। एकदम इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है, किसी भी चीजों को तोड़ तोड़ कर उसका जवाब बताया जाता है कि होगा क्या। फिर आता है नेगेटिव जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं। इसमें आपके पहले वाले व्यवहार, जैसे मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया होगा तो मैंने उसके व्यवहार के बारे में सुधारात्मक टिप्पणियां देती हूँ, उसको सही करने की कोशिश करने के लिए। पॉजिटिव में क्या होता है, पिछले व्यवहार के बारे में सकारात्मक पुष्टि करने वाली टिप्पणियां देते हैं, मतलब कि उसको सही चीजें क्या क्या उन्होंने की वो बताते कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और आपने ये सारी चीजें की। समझ में आया फीडबैक के बारे में भाई? हेलो, तो हिंदी में जो पूछ रहे थे उनके लिए था ये मेनली। समझ में आया क्या? हेलो, यस आप लोग मैम, यस। हाँ ना जल्दी बोल दिया करिए प्लीज। अब हम पढ़ते हैं 4 पिलर ऑफ लर्निंग। 4 पिलर ऑफ लर्निंग बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्या होता है कि हम लर्निंग क्यों करते हैं, क्या है लर्निंग एक्चुअली में। ठीक है, तो 4 पिलर ऑफ लर्निंग में पहला आता है लर्निंग टू नो। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों सीख रहे हैं चीजों को जानने के लिए। पहला तो लर्निंग टू नो। दूसरा लर्निंग टू लिव टुगेदर कि हम कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर लर्निंग टू डू किसी चीज को करने के लिए, और क्या बनना है लर्निंग टू मैम बी। पीपीटी शो नहीं हो रही है, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ब्लैक हो रही है। ब्लैक हो गई है स्क्रीन? सबको शो नहीं हो रही है क्या? हेलो, एक सेकंड रुकिएगा। आज इतने कम बच्चे हैं, पढ़ाने में मजा भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आते बच्चे? अभी शो हो रही है क्या स्क्रीन? हेलो, यस मैम, यस मैम। नाउ ठीक है। यस। हो रहा है। अब हम 4 पिलर ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। 4 पिलर ऑफ लर्निंग में पहला होता है लर्निंग टू नो कि हम चीजों को जाने कैसे। फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर कि हम एक दूसरे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। फिर लर्निंग टू डू कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या बनना है, उसके लिए हम लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू बी। ये 4 पिलर होते हैं लर्निंग के, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की। जो एक लर्नर होता है वो कैसा होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, लर्नर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लर्नर स्टूडेंट भी हो सकता है, लर्नर टीचर भी हो सकता है। ठीक है, तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एज अ टीचर इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। यहाँ पर लर्नर कौन है, यहाँ पर लर्नर स्टूडेंट है। ठीक है, तो लर्नर कोई भी होता है लेकिन स्पेसिफाई, जहां पे भी लर्नर आए आप स्टूडेंट से समझना टीचिंग में। ठीक है, तो कोई भी टीचर अगर है तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि उसके जो बच्चे हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे हैं। ठीक है, किस लेवल की पढ़ाई करते हैं, उनको कितने लेवल का पढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सो दैट एज पर इट इज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्टाइल कैन बी अडॉप्टेड, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट टीचिंग स्टाइल लेते हैं। अब अगर हमारे पास गुड लर्नर, अगर एक अच्छे लर्नर की बात करें, जिस पहली क्वालिटी ही आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने अभी तक महसूस किया है पूरी क्लासेस में, फर्स्ट क्वालिटी यू डोंट हैव, मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है ही नहीं। पहला है अ गुड लर्नर आर एंथुसियास्टिक। आपके आंसर ही 5 मिनट तक बोलो 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 बोलते रहोगे तब आते हैं आपके आंसर। ठीक है, तो एंथुसियास्टिक मतलब उत्साहपूर्ण, उत्साह की कमी है आप लोग के अंदर, भले आप हार्डवर्क कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्साह की कमी है जो मुझे दिखती है। ठीक है, एंड आर विलिंग टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाते आप लोग किसी चीज के लिए। ठीक है, हार्ड वर्कर हो सकते हो आप, हार्ड वर्क करते होगे, शायद पढ़ते हो यहाँ बोलने में आप लोग को दिक्कत होती होगी, लेकिन ये 2 चीजें मुझे लगती है पर्सनली कि नहीं है आपके पास, जो होनी चाहिए। ठीक है, गुड लर्नर के पास एक एंथुसियास्ट होना चाहिए, विलिंग टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड हार्ड वर्क। दूसरा होता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल।
प्रायर एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए मैं आपको टीचिंग पढ़ा रही हूँ और आप ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है, तो आप चीजों को जल्दी समझ पाते हो। ठीक है, तो मैं देखती हूँ भाई कौन सी फील्ड का है, किसने क्या चीज नहीं पढ़ा है और उसको पढ़ने की जरूरत है। फिर आता है कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग ब्रेन का लेवल होता है, तो अगर उसका कॉग्निटिव लेवल अच्छा है तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। फिर इसके बाद है लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, की वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है। ठीक है, फिर द मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ लर्नर, हाईली इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड मोटिवेशनल लर्नर जनरली लर्न फास्ट, कि आपके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं। जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं वो चीजों को जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें स्टेटमेंट फॉर्म में आती हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। ठीक है, इसमें मैं लिख दूं कि जिसमें एफर्ट नहीं होता या हार्ड वर्किंग नहीं होते तो वो क्वालिटी नहीं होगी या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे हमें लगता है कॉमन क्वेश्चन है और हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं स्टेटमेंट्स को। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा, ये जनरली असर्शन और रिएक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तर्क वाले में और फिर उसको पुष्टिकरण वाले में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर ऐसा स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगी आगे। ठीक है, कि कौन सा सही होगा। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछता है, थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से लोग कल चले जाते हैं, तो इसमें मैनी डिफरेंसेस आ गया, बट कुछ छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी है। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, सारी टीचिंग जो है लर्निंग कराती है, बट ऑल लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, सारी चीजें लर्न करने के लिए टीचिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन ठीक है, लेकिन लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, बिना लर्निंग बिना टीचिंग के भी हम चीजों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, बिना टीचिंग के भी हम चीजों को लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग को बिना टीचिंग के Yes, हम ma'am. यूज नहीं कर सकते। समझ में आया, इतना चीज मैंने आपको बताया था। अगर आप क्लास में नहीं भी पढ़ोगे, एक सेकंड ना, अगर आप क्लास में नहीं भी पढ़ते हो तो आप लोगों को बिना पढ़े भी, जो लोग नॉर्मल होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, उन लोग भी ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं। एक सेकंड रुकना ना, देखो हमेशा हम चीजें, एक जो पहला स्टेटमेंट है उसका मतलब ही लिखा है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, मतलब कि सभी शिक्षण का तात्पर्य, हम जो भी चीजें टीच या टीचिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ उनका तात्पर्य सीखने से है। अगर बिना सीखे तो मैं कुछ करूंगी, अगर मैं बीटेक में हूँ तो मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। अगर मैं मैथ पढ़ रही हूँ तो मैं मैथमेटिशियन बनना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ। लेकिन सभी सीखने का अर्थ शिक्षण से नहीं है, मतलब कि सभी, हम हर चीजें केवल शिक्षण के लिए नहीं सीखते, कुछ चीजें हम जीवन के अनुभव के लिए भी सीखते हैं, कुछ चीजें हम खाना बनाने के लिए भी सीखते हैं। तो ये इसमें बताया गया, सभी शिक्षण का तात्पर्य सीखना नहीं है, लेकिन सभी सीखने का अर्थ शिक्षण नहीं होता। समझ में आया इतना, ये फर्स्ट लाइन, सभी शिक्षण का तात्पर्य सीखना होता है, लेकिन सभी सीखने का अर्थ शिक्षण नहीं होता। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग बट ऑल लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। समझ में आया क्या इसके बारे में। नेक्स्ट होता है आपका टीचिंग इज अ सोशल एक्ट। टीचिंग क्या होता है, सामाजिक कार्य है जिसमें हम बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं चीजों को। लेकिन लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, व्यक्ति, अगर आप एक पूरी क्लास में 30 बच्चा है, 30 बच्चों को मैं टीचिंग दे रही हूँ, 30 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है। लेकिन उस पढ़ाने में से भी मेरी पर्सनैलिटी का, मेरे बोलने का या मेरी चीजों को जिसने अपने अपने अनुसार सीखा, तो लर्निंग एक पर्सनल एक्ट होता है। हर किसी का अनुभव उस क्लास से अलग अलग होगा, कोई मेरे डांटने को ज्यादा फोकस करेगा, कोई मेरे डांटने के पीछे के मोटिव को ज्यादा फोकस करेगा, कोई सीखने के लिए आएगा, कोई बिना सीखने के लिए आएगा। तो हर लर्नर जो होता है वो व्यक्तिगत कार्य होता है, मतलब कि अगर हम बात करें शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तीसरा है टीचिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का टाइप होता है, ये ट्रायडिक होता है नेचर में। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 3 चीजें होती है टीचिंग में, क्या क्या थी भाई, जल्दी बताओ, बताओ। Learn.
लर्नर, टीचर एंड नॉलेज। वेरी गुड। लर्नर, टीचर और कैरिकुलम होता है हमारा, इसको हम ट्राइडिक बोलते हैं। तो इसमें इंटरेक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट का अगर इंटरेक्शन नहीं है तो और उसमें बीच में सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। जबकि लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन। जबकि जो विषय होता है, विषय क्षेत्र में किसी एक सब्जेक्ट में लर्निंग के लिए क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज सॉरी हम टीचिंग अगर कर रहे हैं और मैं आपको एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी में पढ़ा रही हूँ, तो उसमें 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट मैटर में है और बाकी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन लर्निंग आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे भी कर सकते हो, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ एक्टिवली इंगेजमेंट होना लर्निंग कहलाता है। और टीचिंग में ट्राइडिक होता है, तो जो जो चीजें हमारे पास होती है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसमें बताया गया टीचिंग इज ऑलवेज लिंक्ड विथ लर्निंग। ये पहला स्टेटमेंट जैसा ही है कि टीचिंग के लिए हमें जब भी हम टीचिंग करते हैं तो वो सीखने से ही तात्पर्य लगती है। लेकिन वन डज नॉट नीड अ टीचर टू लर्न, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लर्निंग करने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो शिक्षण को हमेशा शिक्षण से जोड़ा सीखने से जोड़ा जाता है, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया भाई? यस इतना मैम। आया? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लर्नर की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने आप जो भी स्लाइड बनाई है उनमें वही चीजें बनाई हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उनसे ही चीजों को मैंने बनाया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर कौन कौन से होते हैं? प्रोवाइड डिपेंडेंट मतलब जो चीजों पे फील्ड मतलब कि जो अपने क्लास से बाहर निकल के भी चीजों पे काम कर रहे हैं उसको हम फील्ड डिपेंडेंट लर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड और फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब कि जो कि नॉर्मली अपना अंदर काम करते हैं। ठीक है, करते हैं। चलो, तो फील्ड डिपेंडेंट को हिंदी में बोला जाता है क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी। ठीक है, तो हिंदी में लिखते जाना, मुझे जो लोग हिंदी में पूछ रहे थे, ठीक है, कि फिर ये मत बोला भाई कि मैम आपने हिंदी में नहीं पढ़ाया, तो हिंदी में बोलते जा रही हूँ। फील्ड डिपेंडेंट मतलब जो कि क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी होते हैं या लर्नर जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ। और फील्ड डिपेंडेंट मतलब कि जो क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी होते हैं। पहला होता है, अगर हम फील्ड की बात करें तो ये एक ग्लोबल अप्रोच प्रोवाइड करता है। ग्लोबल अप्रोच मतलब जब आप बाहर निकलते हैं किसी एरिया से तब वो आपको पूरे विश्व को बताता है, तो ये वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को। मैंने जो चीज पढ़ी है क्या वो विश्व स्तर पर काम कर रही है, क्या मैं उसका सामान्यीकरण कर सकती हूँ, क्या वो सब पे अप्लाई होती है? जैसे कि शीर्षासन करने से ब्लड का फ्लो हेड की तरफ बढ़ता है, क्या वो सब पे अप्लाई होता है? किसी किसी को तो नेक की प्रॉब्लम है तो उनको आगे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो भी चीज मैं करने जा रही हूँ, फील्ड वर्क क्यों कराए जाते हैं, हमने जो चीज पढ़ी वो क्या विश्व के स्तर पर या फिर वैश्विक दृष्टिकोण पर काम कर रही है या नहीं। तो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है दूसरे वाले में, ये विश्लेषणात्मक। फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब जो कि चीजों को फील्ड में जाके ना करते हुए लेबोरेटरी में काम करते हैं और लैब में या थ्योरेटिकल उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है दूसरे वाले में, इसमें मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम सामान्य से लेकर जाते हैं, किसी भी काम को सामान्य से स्पेसिफिक मतलब कि विशिष्ट की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सिंपल काम से एक स्पेसिफिक काम करते हैं। अब आप देखना लैब में जब हम जाते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक केमिकल लेते हैं और फिर उसके लिए जनरल कोई भी रूल बना देते हैं। तो आप याद रखना ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जीएस जाता है ये जनरल टू स्पेसिफिक और ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब आपने कोई एक आसन लिया और आप उसको फील्ड में लोगों को करवा रहे हो और फिर आप देखो कि नहीं भाई ये आसन सब पे नहीं करा सकते, स्पेसिफिक अगर इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तब हम इसको ये आसन कराएंगे, दूसरे वाले को ये वाला आसन कराएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट वाले में क्या होता है, मेरे पास कोई स्पेसिफिक केमिकल है उसका यूज करके मैं बाकी कौन कौन सी दवाई बना सकती हूँ, तो मैं जनरल से स्पेसिफिक से जनरल में जाती हूँ। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। दूसरे में क्या होता है,
फील्ड डिपेंडेंट में हमको प्रोग्राम पे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप फील्ड में हो, है ना, और आपके पास वर्षा हो गई या लाइट चली गई, तो इसमें कार्यक्रम पर नियंत्रण करना होता है, कार्यक्रम नियंत्रण व्यक्ति जानता है। इसमें लर्नर का कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा प्रोग्राम बनता है एक साथ। इसमें लर्नर चूंकि अपने क्लास में वर्क कर रहा है, तो उसका इंडिविजुअल यहाँ पर कंट्रोल रहता है, वो चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बाहर जाकर पूरा सेटअप लगाएगा तो पूरा प्रोग्राम पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा होता है प्रोवाइड एडवांस ऑर्गेनाइजर। जो डिपेंडेंट होते हैं वो एडवांस ऑर्गेनाइजर, मतलब कि अग्रिम आयोजन प्रदान करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें होंगी उसको पहले से ही वो बनाकर रखते हैं कि हमें जाना है, क्या क्या करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, करने के बाद, काम करने के बाद आगे क्या होगा वो चीजें हम देखते हैं। और इसमें आप जैसे जाओ शादी कर, अगर हम करवाते हैं किसी की, टेंट लगवाना होता है, तो हम पहले मौसम विभाग वाले से पूछ लेते हैं बारिश ऐसे तो नहीं होगी, आपका टेंट फ्री है क्या उस दिन। तो हम चीजों को पहले से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वाले में लर्नर पहले से चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करता है। इसमें हमको ज्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत पड़ती है जो हमारे फील्ड डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि अधिकतम निर्देश प्रदान करते हैं। बाहर की तरफ रहते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शन ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। अंदर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं भी करेंगे कुछ कुछ तो चल जाएगा, लेकिन बाहर करने पड़ते हैं। और इसमें फीडबैक भी ज्यादा मिलता है, प्रोवाइड मैक्सिमम फीडबैक। इसमें अगर आप बाहर के लोगों को कराओगे तो तुरंत तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा, इसमें फीडबैक आपको कम मिलता है। ठीक है, चीजों से फीडबैक आपको कम मिलता है। इसमें प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लेसन, इसमें आपको संरक्षित पाठ पढ़ाए जाते हैं कि क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर बेस पे चीजें आपको बाहर कराई जाती है। यहाँ पर लर्नर को खुद चीजों को डेवलप करने के लिए अलाउ किया जाता है कि आप खुद चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिक पाथ इंडिकेटर होता है, मतलब कि एक इंडिकेशन टाइप होता है, वो आपको देता है। ग्राफिक मतलब एक इमेजिनरी फॉर्म में। इसमें सोशल फीचर होता है क्योंकि हम बाहर वाले लोगों को बेनिफिट देते हैं। इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल इन्वायरमेंट होता है, खुद के लिए हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? हेलो, हाँ ना, आगे पीछे कुछ? पॉइंट समझ आ गए, पॉइंट्स आ गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। एडोलेसेंट लर्नर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिपेंडेंट लर्नर और इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर की बात कर रहे हैं। एडोलेसेंट कौन होते हैं और एडल्ट कौन होते हैं, या फिर इनकी लर्निंग क्या होती है। एडोलेसेंट लर्निंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो सोर्स दिया गया है। एडोलेसेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप मान लो 13 साल से लेकर जो होते हैं हमारे 17 के बीच तक। ठीक है, तो ये 13 से, या फिर आप 10 से 13 साल के बच्चों को ले लो, 10 से 17 साल के बच्चे, तो ये होते हैं आपके एडोलेसेंट। ठीक है, और 17 के ऊपर वाले होते हैं आपके एडल्ट। और 17 के ऊपर मतलब आप इसको 17 से 20 तक अर्ली एडल्ट बोलते हो, और 20 के बाद आप इसको एडल्ट बोलने लग जाते हो या लेट एडल्ट बोलते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स, मतलब इसमें कौन साधन होता है। तो इसमें मेनली जो टीचर होता है वो साधन होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो टीचर पर डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है? हेलो, टीचर पर। टीचर पर। ये किसके जैसे है, कौन सी अप्रोच की तरह है? पेडागॉजी या एंड्रोगॉजी, जल्दी बताओ। पेडागोगी मैम, पेडागोगी। ठीक है, अब तो ये हमने बताया एडोलसेंट जो बच्चा होता है उसको इतना नेट वेट का ज्ञान नहीं रहता। आपके बच्चों को तो सबको ज्ञान हो गया, ये केवल टीचर जो बोलता है उन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है। जबकि जो एडल्ट लर्नर होता है, टीचर तो ज्यादा पढ़ाते नहीं कॉलेज में आके, तो टीचर पे तो रहता ही है डिपेंडेंट। साथ ही साथ बुक्स भी पढ़ता है, इंटरनेट का भी यूज करता है। अपने साथ ही जो आपके साथ के लोग रहते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, सहकर्मी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें दोस्तों के नोट्स वोट्स लेके अपना काम चला लेते लोग, चाचा तूने कर लिया, ठीक है दे देना। अब आता है ओरिएंटेशन, जिसको हम बोलते हैं अभिविन्यास, कि किस तरफ आप दिशा निर्धारित है आपकी। तो इसमें ये मोर नॉलेज ओरिएंटेड होता है। इसमें जो टीचर बच्चों को सिखाना चाहता है वो नॉलेज देना चाहता है। ठीक है, ये कि आपको इस विषय के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन एडल्ट में नॉलेज ही नहीं बल्कि
इन अ प्रोफेशनल कोर्स, अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो स्किल सिखाता है, जैसे कि एमबीए की बात करें तो एमबीए में सिखाता है कैसे मैनेजमेंट करना है। योग में भी हमें बताता है कि हम कैसे लोगों के साथ डील करेंगे, हमें एटीट्यूड सिखाता है और हमारे बिहेवियर पे भी चेंजेस करता है। तो ये केवल नॉलेज पे ध्यान नहीं देता बल्कि स्किल डेवलपमेंट पे भी काम देता है। अभी आप देखो, अभी जो सीबीसीएस का कोर्स आ गया उसमें मैक्सिमम क्या है, स्किल डेवलपमेंट या सेल्फ स्टडी के कोर्स रखे गए हैं, जिससे कि बच्चे का एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों चेंज किया जा सके। अब आता है गोल या लक्ष्य, क्या होता है इस लर्निंग का। इस लर्निंग का या इस लर्नर का पूरा गोल होता है कि एग्जाम को पास करना है, बस 5th क्लास से 8th में 8th से 10th क्लास पहुंच जाए, मतलब 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, केवल एग्जाम पास करना इनका मेन मोटो होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, नॉट ओनली टू पास एग्जाम बट मेनली टू ट्रेन अ प्रोफेशनल। ये केवल एग्जाम पास नहीं कराना चाहते। अगर आप बैचलर कर रहे हो या कोई मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो जब हम बैचलर में जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुनते हैं, जैसे केमिस्ट्री चुन लिया। अब केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक फील्ड है, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा लोगे, तो एमएससी में उसको लेते हो। फिर पीएचडी में भी ऑर्गेनिक में भी कौन से और केमिकल पे काम करना है, कौन से बॉन्ड पे काम करना है, वो देखते हो। तो ये आपको केवल एग्जाम पास करना नहीं बताता बल्कि आपको प्रोफेशनली ट्रेन भी करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ लर्निंग, ये किस तरीके की लर्निंग होती है। तो ये निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल, क्योंकि हम लर्नर की बात कर रहे हैं, तो लर्नर इसमें निष्क्रिय होता है, कुछ काम नहीं करता, टीचर ही सब काम करता है। और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सतही होता है, अंदर की तरफ नहीं घुसता है, इतना सतह पे ही रहता, परिधि पे ही रह के काम करता है, अंदर इतना चीजों पे नहीं घुसता है। जबकि एडल्ट लर्निंग में क्या होता है, चूंकि बच्चे खुद चीजों को ढूंढ के काम करते हैं, तो वो खुद सक्रिय रहते हैं और डीप लर्निंग करते हैं। लर्नर नीड्स टू बी विथ यू फॉर अ लाइफ टाइम, मतलब कि लर्नर को सीखने के लिए जीवन भर आपके साथ रहना चाहिए, या फिर टीचर, जो भी बच्चा है, टीचर साथ हमेशा रहे तो ही वो चीजों को सीख सकता है और डीप लर्निंग करने की कोशिश करता है। मेथड क्या होता है, इसमें मेनली टीचर की नोट्स जो टीचर प्रोवाइड करते हैं वही पढ़ते हैं हम। आप लोग भी अभी वही करते हो, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वही करते हो, अपने से भी कुछ कुछ करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो टीचर पे रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लेक्चर्स भी देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। और ये बात मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, चाहे आपके घर में हो या कोई भी हो, ग्रुप डिस्कशन जरूर करो। फिर सीबीएस मतलब कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड मतलब कंप्यूटर में की सहायता से, जैसे नेट की सहायता से कोई भी चीजों को ढूंढते हैं। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, क्लिनिकल स्किल सेशन का यूज करते हैं अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए, और लेबोरेटरी का यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए। इसे बच्चा लेबोरेटरी का यूज नहीं करता, नोट में जो मिल गया वही पढ़ लिया, खत्म। अब इसमें हम बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं असेसमेंट, तो इसमें हम रिटन एग्जाम लेते हैं बस बच्चों के। अब हम देखते थे हमारे 8, 9 क्लास में रिटन एग्जाम बस होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम भी होता है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। इसमें आपका रिटन एग्जाम भी होता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, वाइवा भी होते हैं और क्लिनिकल एग्जाम्स भी होते हैं। ओएससी एक क्लिनिकल एग्जाम है। फिर वर्क प्लेस एग्जाम भी होते हैं, आपके फील्ड वर्क भी कराया जाता है, केस स्टडी भी करवाई जाती है। इतना समझ में आया भाई? यस मैम, गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि कम बच्चे हैं आज। कल हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि कल ज्यादा बच्चे हैं, कल मतलब कल तो संडे है। जितना है आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका मैं आप लोगों से ओरल टेस्ट ले लूंगी, क्योंकि उस दिन तो थे नहीं, बुधवार को अच्छे से तो थे नहीं आप लोग ना, तो ओरल टेस्ट जितना पढ़ाया अभी तक वो ले लूंगी, फिर आपको इवेल्युएशन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट डे। ठीक है, ठीक है भाई। मैम, हाँ जी। एक बार फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग में एक कॉमन मतलब डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो फील्ड डिपेंडेंट है वो सबके लिए काम करता है, जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो बेसिकली कुछ कुछ ग्रुपिज्म के लिए ही काम करता है। लाइक इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब कि हम जैसे प्रैक्टिकल हमको मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, खुद के एग्जाम दे दिए या फिर हमने लेबोरेटरी में जाके खुद का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब हमको फील्ड वर्क दिया जाता है तब हम जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, योगा करवाते हैं, तो हम लोगों को सिखा रहे हैं चीजों को, तो हम ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं, इसमें ज्यादा हम व्यक्तिगत रहते हैं, खुद का मार्क्स क्लियर करना ये सब रहता है हमारा। ठीक है जी, समझ में आया सबको?
यस मैम, थैंक ओके, सभी को बोलिएगा यू। कल आएंगे, ठीक है, और कल हम करेंगे अच्छे तरीके से हमारा जो भी है। अभी सभी लोग शांति पाठ करें। कल मतलब कल तो संडे है, अगर टाइम मिला तो कल क्लास लूंगी, नहीं तो परसों हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कमर गर्दन सीधी आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं।